नंतर थेट जाऊयात पत्रकार परिषदेमध्ये। उद्धव ठाकरे पत्रकार परिषद होतात। तो क्या कहूँ, और 20 दिन इंतजार करो, बाद में अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन जो 30 दिन में नहीं हुआ वो 20 दिन में हो पाएगा। आप पार्टनर है सरकार में, इसलिए पूछा। ये सवाल तो पहले मैंने पूछा था, और आपको याद होगा जब भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो मैंने ना ही इस निर्णय का विरोध किया था, ना ही इसका स्वागत किया था। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि जो भी आप करना चाहते करो, लेकिन जो सामान्य आम आदमी है उसको परेशान मत करो। लेकिन जैसे आपने पूछा अभी कि लगभग 30 दिन तो हो गए, लेकिन परेशानी तो कम होने का कुछ सवाल ही नहीं उसमें। दिन ब दिन बढ़ती जा रही है परेशानी। शिवसेना खासदार या मुद्द्यावरती पंतप्रधानांना भेटले, पण त्याच्यानंतर शिवसेनेचा स्टँड किंवा भूमिका जी थोडीशी मवाळ झाल्यासारखी दिसते। नाही, मवाळ झालेली नाही। मी हाच विचार केला की बघा, आम्ही काही अर्थतज्ञ नाही, उलट जे अर्थतज्ञ आहेत, मग त्याच्यामध्ये मी डॉक्टर मनमोहन सिंगना सुद्धा अर्थतज्ञ मानतो, कारण आपले पंतप्रधान होते, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर होते, अमर्त्य सेन नोबेल पारितोषिक विजेते, असे अनेक लोक आहेत ज्यांना काही ना काहीतरी त्याच्यामध्ये एक पदवी किंवा काही मिळालेलं आहे, एक ओळख मिळालेली आहे। त्या तज्ज्ञांनी या सगळ्याला विरोध केलेला आहे। किंबहुना हा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे हे मत त्या तज्ज्ञांनी मानलेलं आहे। मग आपण असं म्हणूया का की या तज्ज्ञांच्या सगळ्या डिग्र्या बोगस आहेत आणि या डिग्र्या त्यांनी काळा पैसा देऊन घेतल्यात असं मानायचं का? आणि तसं जर असेल तर यांच्या डिग्र्यांची चौकशी करा आणि असे बिनबुडाचे सल्ले देण्यापेक्षा त्या डिग्र्या रद्द करा, किंबहुना त्यांनी ज्या कॉलेजमधून त्या डिग्र्या घेतल्या असतील त्या कॉलेजची मान्यता रद्द करा। शिवसेनेने एवढंच ठरवलेलं आहे की 50 दिवसाचा वादा जर का पंतप्रधानांनी केला असेल आणि एकूण त्यांचा जो काय ऑनलाईन सर्वे वगैरे झाला, कोणत्या लोकांनी सहभाग घेतला कल्पना नाही, कारण कदाचित काही जणांनी आपल्याकडनंच मला सांगितलं की परग्रहावरच्या लोकांनी सुद्धा त्याच्यामध्ये सहभाग घेतला होता। नाही अरे बाबा, कुछ भी हो सकता है। तर त्याच्यात 92% म्हणजे 8% कदाचित कनेक्टिव्हिटी नव्हती म्हणून ते राहिले असतील, असू शकेल असं। तर 92% लोकांनी याचं स्वागत केलं असेल तर बघू आपण। पण सरकार कोणाला म्हणायचं? प्राईम मिनिस्टर म्हणतात 50 दिवस, फायनान्स मिनिस्टर म्हणतात 3 महिने, आरबीआय गव्हर्नर म्हणतो 5 महिने, म्हणजे सरकार शेवटी आहे कोण? अरे बाबा, तुम्ही जणू काय मीच फैसला घेतलाय असं मला विचारताय। पार्टनर जरी असलो ना तरी हा पार्ट आम्हाला माहिती नाहीये। सर आपने कहा सर मोदी गवर्नमेंट ने काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक की, ये कहा जा रहा था। आपने कहा कि अब जनता का समय आ गया, जनता सर्जिकल स्ट्राइक करेगी, इसका क्या अर्थ है? सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी आतंकवादी हमले तो जारी है जी। काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी काला धन तो बढ़ ही जाएगा। और फिर उन्होंने और एक बात कही थी कि काय त्याला आपण हिंदीत नोटाबंदीला काय म्हणतात? नोटाबंदी आता तुम्हाला माहिती आहे, नोटबंदीच्या नंतर दहशतवादी हल्ले थांबले असं त्यांनी एक दावा केला होता। नाही, पहिलं मराठीत तर एकदा बोलून टाकू दे ना। नोटबंदीनंतर दहशतवादी हमले थांबले असा त्यांनी एक दावा केला होता आणि मला सुद्धा मनोमन खरंच खूप आनंद झाला होता की नोटबंदी केल्यानंतर हिंदुस्थानावरचे दहशतवादी हल्ले जर का थांबले असतील तर मोदीजींनी संपूर्ण जगाला एक मार्ग दाखवलेला आहे, कारण दहशतवादाचा खतरा हा संपूर्ण जगाला आहे। आणि जर आपण नोटबंदी करून दहशतवादी हल्ले थांबले असतील तर संपूर्ण जगाने नोटबंदी का नहीं करावी? पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो आतंकवाद फैला है और पूरे दुनिया को आतंकवाद का जो खतरा है, वो सारे लोग, सारे देश अगर नोटबंदी कर देंगे तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, फौज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितना एक बड़ा और आसान रास्ता दिखाया था मोदी जी ने, लेकिन दुनिया जो है मानती नहीं। लेकिन वो आतंकवादियों के पास ही नए नोट मिले 4 दिन बाद, ये दावा उन्होंने किया था। मैंने 1 मिनट, ऐसा है कि कल उर्जित पटेल जो आरबीआई के गवर्नर है, उर्जित का वृक्षित है मला माहित नहीं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि लगभग 12 लाख करोड़ जो पुराने नोट थे वो बैंकों में जमा हो गए। अभी सीआरआर जो रिजर्व बैंक का होता है उसके मुताबिक 4.5 लाख करोड़ बैंकों में ही स्टैटिक मनी होता है। अब जो डिमोनेटाइज हुई थी वो करेंसी थी 14.50 लाख करोड़, उससे ज़्यादा तो ऑलरेडी जमा हो गई है और 31 तारीख तक का अभी टाइम है। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, वहाँ से उनके जो 50 और 500 और 1000 के नोट थे वो आने हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो नोट छपे थे उससे ज़्यादा नोट जमा हो गए। इससे एक तो रुपया डाउन होगा, ये अनुमान तो सारे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने ही लगाया है। तो ये सब हालात में ब्लैक मनी कहाँ गया?
गलत नोट जो बनावट थे वो कहाँ गए, ऐसे कई सवाल उठने वाले हैं। तो आप इन सवालों के बारे में आपकी क्या राय है? मैं शुभकामनाएं देता हूं सरकार को कि इन सारे सवाल जितने सारे हैं उनका वो ठीक तरीके से उत्तर दे सके। मेरी शुभकामनाएं है सरकार के साथ। लेकिन अडवाणी जी कह रहे पार्लियामेंट में अपोजिशन बोल रहे हैं कि डिस्कशन पे वोटिंग हो, जब वोटिंग की बात आएगी तो पार्लियामेंट में शिवसेना का स्टैंड क्या होगा, आपस में होगा या गवर्नमेंट? मैंने हमेशा कहा है शिवसेना जनता के साथ रहेगी। जनता के मन में हम जो भी सवाल उठाते हैं वो जनता के मन में जो भी बात होती है हम उठाने की कोशिश करते हैं, वो चाहे लैंड एक्विजिशन के बारे में हो या डिमोनेटाइजेशन के बारे में हो। राहुल गांधी ने आज बोला है कि पेटीएम का मतलब है पे टू मोदी, आपको कैसा लगता है? उनका अनुभव ज्यादा है। बीजेपी की सहयोगी दल है अडवाणी जी के आपके बहुत अच्छे संबंध हैं। अडवाणी जी ने कहा कि संसद जो है वो चलने नहीं दे रहे संसदीय मंत्री और स्पीकर, इस पे आप कैसे लगते हैं? देखिए उनका अनुभव बड़ा है, शायद सबसे बुजुर्ग जो भी अभी संसद में सांसद है उनमें से अडवाणी जी है और उनका अनुभव काफी बड़ा है, तो उनकी राय गंभीरता से लेनी चाहिए। सर आपने बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, नहीं मैंने आपके माध्यम से मैं देख रहा हूँ। तो क्या ये दोनों में सरकार की फेलियर है या उसमें कुछ कसर रही है जिसकी वजह से दोनों चीजें बरकरार है? अभी आपने कहा मैं सरकार का पार्टनर हूं तो मैं कैसे बोलूं कि सरकार फेल है? सर आपने कहा आप जनता के साथ, लेकिन शिवसेना के बारे में लोग मानते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों पे सरकार पे प्रेशर भी डालते हैं। अरे कभी कभी तो सरकार के साथ रहना पड़ेगा ना। सर आपने कहा आप जनता के साथ है, जनता जो सफर कर रही है, मोदी गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है। एक मिनट तो आप मिलने जा रहे हैं तो किस तरह के सुझाव, किस तरह के प्रेशर, क्या जनता? नहीं मैं आपके सामने सारी बातें क्यों कहूँ, जो भी बातें उनसे करूँ। उद्धव जी आप नागपुर से दिल्ली आए हैं, नागपुर से नहीं मुंबई से आया। नागपुर जाके रविवार को नागपुर में थे आप और अभी दिल्ली में आए थे, तो क्या कुछ इसमें कोई लिंक है? जरूर है। दोनों जगह शादी के लिए मैं गया था, नागपुर में भी शादी के लिए गया था, दिल्ली में भी शादी के लिए आया हूँ। राजनीति में भी कोई लिंक है इसकी? राजनीतिक नहीं, जैसे वहां गया था बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, मोहन जी की भी इच्छा थी कि हम मिले, तो उस दिन मैं जब नागपुर पहुंचा पहले पूछताछ की थी तो मोहन जी उस वक्त उस दिन नागपुर में थे तो मैं जाकर मिला। वैसे कल नाराज है क्या? मोहन जी भी नाराज है? अभी सारी बातें मैं कहूंगा। स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है ट्रिपल तलाक पे। हाँ उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक है, ये मानवीय क्रूरता है और पर्सनल लॉ से ऊपर नहीं, मतलब संविधान से ऊपर कोई पर्सनल लॉ नहीं है। इसमें आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है? इलाहाबाद कोर्ट ने जो भी जजमेंट दिया है उसका सम्मान तो होना चाहिए और बहुत ही अहम निर्णय उन्होंने दिया है, अपने देश के लिए बड़ी अहमियत रखता है ये निर्णय। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा, ये जो निर्णय उन्होंने दिया है उसका शाहबानो जैसा नहीं होना चाहिए। शाहबानो केस के दरमियान जो बात हुई थी, तो वोटों के राजनीति के लिए इस फैसले का भी शाहबानो फैसले जैसा कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए। केरला हाईकोर्ट में मंदिरों में चूड़ीदार पहनने पे बैन लगा दिया है। अरे सारी बातें जवाब मैं क्यों दूं? थोड़े सवाल प्रधानमंत्री जी के लिए मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उद्धव जी, मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में सेना बीजेपी के साथ लड़ेगी? अभी थोड़ा वक्त है, इंतजार करो। उसके पहले ये 20 दिन जाने दीजिए, अच्छे दिन आने वाले हैं 20 दिन के बाद, तो बाद में चुनाव कहा आएंगे। कि शिवसेना जनता के साथ है, शिवसेना जो नोटबंदी का फैसला है, जो गरीब तबके के लोग हैं, काफी परेशान हो रही है जनता, उसके साथ किस तरीके से शिवसेना जो है वो इंसाफ करेगी, किस तरीके से जनता का साथ देगी? दे तो रहे हैं। किस तरीके सबसे से पहले आवाज तो मैंने उठाया, सबसे पहले आवाज मैंने उठाया। अब 20 दिन बाकी है, 20 दिन इंतजार करते हैं, बाद में जो लोग हैं उनको भी कुछ कहना होगा। तो सर 20 दिन के बाद क्या स्टैंड होगा? सर 20 दिन के बाद क्या स्टैंड होगा? तो 20 दिन के बाद बताऊंगा मैं, जरा रोको तो। आज मोदी ने भेटणार का? नहीं बाबा, आपने समय नहीं मांगा मोदी से? आपने मोदी से समय नहीं मांगा मिलने के लिए या मिलना ही नहीं? नहीं, मैंने समय नहीं मांगा है। मुंबई से जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने राजनाथ जी और अरुण जी से समय के लिए बात की थी और कल राजनाथ जी के साथ मेरी मुलाकात हो गई और आज 4 बजे मेरी अरुण जी से बात होगी। ठीक आहे, फाईल करके भी कोऑपरेटिव्ह का मसला अभी सुलझा नाही? नाही, हे सगळं बोलणार त्यांच्याशी आता। आणि याच्यामध्ये मला हेच म्हणायचंय की शेवटी आपल्या देशामध्ये किती टक्के शेतकरी आहेत? 60 ते 65% शेतकरी आहेत। आता त्यांना इन्कम टॅक्स असतो की नसतो मला माहिती नाही, तुम्ही सांगायचं। मग ग्रामीण भागामध्ये या ज्या काही बँका आहेत, ज्या शेतकऱ्यांची खाती नव्हती त्यांना तुम्ही खाती उघडायला लावलीत, ती खाती उघडल्यानंतर
काळ्या धनाच्या शोधासाठी तुम्ही त्यांच्याच खात्यांना टाळं लावलेलं आहे. मग सरकारमध्ये एवढी हिंमत आहे का की याच्या पुढे आम्ही शेतकऱ्यांना सुद्धा इन्कम टॅक्स लावू हे त्यांना सांगावं लागेल. कारण त्यांच्याकडे जो पैसा होता तो त्यांनी कधी तसा बँकेचा व्यवहार केलेला नव्हता. आणि मग त्यांनी बँकेत खात्यामध्ये पैसा भरल्यानंतर तो काढताना तुम्ही त्यांच्यावरती जर का निर्बंध लावणार असाल तर याचा अर्थ असा की याच्या पुढे शेतकऱ्यांवरती तुम्ही इन्कम टॅक्स लावणार असा अर्थ होतो. त्याच्याबद्दल सरकारने खुलासा केला पाहिजे. आणि नसेल तर शेतकऱ्यांचा जो पैसा आहे तो शेतकऱ्यांचा पैसा त्यांना मोकळा करून दिला पाहिजे. सर 21,000 करोड़ कॉपरेटिव्स को देने की बात सरकार ने कही थी. क्या वो पैसा गांव में वो तो देने के लिए नहीं कहा था, वो तो जो हर साल देते हैं वो नाबार्ड के माध्यम से जो दिया गया वो एक दिखावा था. वो जो हर साल कर्जा दिया जाता है वही था, अलग से कोई पैसा नहीं दिया था उन्होंने. मगर एक झेला भी नहीं गांव तक पहुंच गया है वो पैसा. महाराष्ट्र में क्या पैसा गांव तक पहुंचा है? नहीं, मैंने नहीं देखा वो. जो बात जानकारी नहीं उसमें कुछ कहने नाबार्ड का आपने जो मांगा था वो 1 रुपया भी बैंक में नहीं पहुंचा आज की तारीख तक. नाहीच आहे. म्हणजे म्हणून तर मला म्हणायचं ना की शेतकऱ्यांनी कधी तसं बँकेचा व्यवहार केलेला नव्हता. कारण त्याच्याकडे काळा आणि पांढरा पैसा विशेष नव्हता. शेती उत्पन्नावरती आयकर नाही आणि त्याच्यामुळे त्याला बँक खात्याचा त्याचा पैसा आणि तो मग त्याला अचानक तुम्ही बँकेत पैसा भरायला लावला आणि भरल्यानंतर तो काळा पैसा एका शोधाला लागलात. म्हणजे तुम्ही त्याच्यावरती इन्कम टॅक्स लावणारच का? हा 60 ते 65% देशातल्या जनतेला तुम्हाला उत्तर द्यावं लागेल की का त्यांचं खातं तुम्ही अभी हाल ही में वसंतदादा इंस्टीट्यूट में पीएम ने ममता बॅनर्जींसोबत आपला पक्ष राष्ट्रपतींकडे गेला आणि त्यानंतर काही दिवसातच मोदींनी सेना पाठवली कोलकात्याला. याच्याकडे कसं बघता आपण? शिवसेनेचं एवढं दरार आहेच ना. से बात करी है सरकार, वहाँ पे बेलारी में जो एक उनका अपना लीडर है उसके जो ऑफिसर के ड्राइवर हैड टू कमिट सुसाइड बिकॉज द ड्राइवर डिस्कवर्ड दैट दिस ब्लैक मनी वाज बीइंग कन्वर्टेड टू द ट्यून ऑफ सेवरल crores. So, I mean, the opposition certainly is at this point in time saying that this whole thing about black money crackdown is a trap. The BJP is at very. और बातें आने दो सामने, पता चलेगा. उधर जी एक इंडियन बिजनेसमैन के गुलाम नहीं हो रहा है और हर वक्त दुर्भाग्य की बात है, सच्ची दुर्भाग्य की बात है. जनता की आवाज पार्लियामेंट में कोई सुन नहीं रहा है. दुर्भाग्य की बात है. उधर जी ये इंडियन बिजनेसमैन कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने बोला था कि ये स्पाई है. अभी एक दिन पहले सत्ताजीज ने कहा कि देयर इज नो कंक्लूसिव एविडेंस अगेंस्ट कुलभूषण जाधव. हाउ डू यू सी दिस सर? अभी वक्त कहाँ है सबके पास? सब तो कतार में खड़े. सब कतार में खड़े. ये ऐसी चीजों के लिए वक्त नहीं है हमारे पास सरकार के लिए देखने के लिए. सब ऑनलाइन हो गए. ऑनलाइन आपने कहा कि संसद नहीं चल रही है, ये दुर्भाग्य की बात है. लेकिन आडवाणी जी इसके लिए स्पीकर को और अपने ही संसदीय कार्य मंत्री को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. इसलिए मैंने कहा ना कि आडवाणी जी बुजुर्ग नेता है और उनकी राय गंभीरता से लेनी चाहिए. विचार विमर्श उनके साथ भी होनी चाहिए और उसके बाद संसद तो चलनी चाहिए. रांगांमध्ये 100हून जास्त लोक आता मरण पावलेले आहेत. तर तुम्ही काल राजनाथ किंवा आज जेटलींकडे तो विषय काढणार आहात की त्यांना काही भरपाई? नाही, काढून तर आम्ही काढलेला आहेच. आणि जसं असं सांगण्यात येतं की रांगेत उभं राहणे ही देशभक्ती आहे, तर आम्ही मागे सामन्यातनं पण लिहिलं होतं की मग रांगेत उभं राहणाऱ्यांना तुम्ही नंतर जसं स्वातंत्र्य सैनिकांना पेन्शन मिळायचं तसं तुम्ही देणारच का? म्हणजे त्यांची उगाच कोणाच्या तरी देशप्रेमाची थट्टा करू नका. आपल्याकडे माहिती असेल कदाचित सीमेवरचे सैनिक सुद्धा जो आपल्या रक्षणासाठी उभा असतो तिकडे त्याला सुद्धा आज बँकेच्या रांगेत उभं राहावं लागतंय. ही देशप्रेमाची थट्टा आहे. त्यांचा एक प्रश्न आहे की त्यांना आता जे गेले त्यांना काही अनुदान अखिलेशने तर मला वाटतं जाहीर केलेलं आहे. 2 लाख जाहीर केलेलं आहे. आणि मग जसं समान नागरी कायदा म्हणतो तसं एका राज्याने जाहीर केलं तर सगळ्यांनी तो मानला पाहिजे. महाराष्ट्रामध्ये काय संपूर्ण देशात तसं तुम्ही केलं पाहिजे. नाही, महाराष्ट्रात सरकारच तुमचं आहे ना, म्हणजे तुमचा. पण म्हणूनच मी सांगतो ना की मग एका ठिकाणी जर का असं होत असेल तर मग तो सगळीकडे हे मानला गेला पाहिजे. उद्धव जी, आपने बार बार कहा कि कतार में लोग खड़े हैं. राहुल गांधी भी कतार में खड़े होकर 4000 रुपए लेकर आए. क्या आपको भी जरूरत पड़ी कभी कतार में खड़े होने की? मैं दिखावा नहीं करता कभी. जो कुछ है खुलेआम लड़ना है तो खुलेआम लड़ता हूं मैं. एक दिखावे की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ी कभी. ब्लैक मनी पे बात हो रही है. हमारे जितने सारे लोग हैं शिवसैनिक, उन्होंने हालांकि जितने परेशान लोग हैं कतार में खड़े हुए उनको चाय पानी और मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की. इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 1905 चलो मैं मानता हूं कि अभी ठीक हो गया. अभी
आज के लिए इतना काफी है। कितने बजे मुलाकात है आपकी वित्त मंत्री के साथ? 4 बजे। चलो धन्यवाद। तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी दिल्लीमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेनेची नोटाबंदीबद्दलची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे। नोटाबंदीनं दहशतवादी हल्ले थांबवता येत असतील तर जगानंच नोटाबंदी का करू नये असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला। सोबतच मोदींनी 50 दिवस दिले आहेत, तोपर्यंत वाट बघू असंही उद्धव ठाकरे म्हणालेत। जनतेचा आवाज संसदेमध्ये कोणी ऐकत नसल्याचंही त्यांनी बोलून दाखवलं। यासोबतच रांगेत उभं राहणाऱ्यांना पेन्शन देणार का असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला।